पुलिस जवानों को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 7 नक्सली को मार गिराया। इसके साथ ही जवानों ने मौके से AK-47 इंसास राइफल समेत अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। लेकिन इस बीच NDTV को एक एक्सक्लूसिव खबर हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति बदली है। जवानों के टारगेट पर अब बड़े नक्सली नेता हैं। एक नक्सली नेताओं पर जवानों की नजर है। जवान नक्सली बटालियन को सिर्फ घेरने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये रहती है कि नक्सली बटालियन से ना भिड़ा जाए। ग्रामीणों का माओवादियों से मोहभंग हो रहा है। जवान नक्सल इलाके में 40-40 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। गांव वाले फोर्स की मदद कर रहे हैं। वहीं इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अब मुखबिरी कम हो रही है। पहले डर के साए में माओवादियों के लिए गांव वाले काम करते थे। अब इसका रिजल्ट ये हुआ है कि जहां माओवादी सुरक्षित थे, अब वहीं निशाने पर है। तो वहीं छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जवानों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों के पास से 2 AK-47 और एक इंसास राइफल बरामद हुई है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पूरा जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। नासूर बन चुके नक्सलियों को जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया और 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में नक्सलियों का एक प्रमुख नेता भी शामिल है। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि नक्सली छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के पास छिपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम ने नक्सलियों को घेर लिया। नक्सलियों को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन नक्सली जवानों पर फायरिंग करने लगे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर से लगे मुलुगु जिले के इथुरु नगरम के चालपाका के पास वन क्षेत्र में फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में 7 नक्सली मारे गए। बता दें कि तेलंगाना ग्रेहाउंड्स और माओवादी विरोधी दस्ते ने संयुक्त अभियान चलाया है। मारे गए नक्सलियों के पास से 2 AK-47 और एक इंसास राइफल समेत कई हथियार बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए 7 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। दरअसल तेलंगाना के एटुम नगरम थाना क्षेत्र के चल पाका के जंगलों में इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, जहां पर तेलंगाना की स्पेशल नक्सलियों के लिए बनाई गई फोर्स यानी कि ग्रेहाउंड फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सुबह तड़के यह मुठभेड़ हुई, जिसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की। जब उस इलाके की सर्चिंग की गई तो वहां से बड़े हथियार भी बरामद हुए, जिसमें से AK-47 और इंसास जैसे हथियार बरामद हुए। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मारे गए सभी 7 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए, जिनकी पहचान भी कर ली गई है। मारे गए नक्सलियों ने तेलंगाना स्टेट कमेटी का मेंबर कुरसम मंगू उर्फ बद्रू, डिविजनल कमेटी मेंबर मधु, एरिया कमेटी मेंबर मुचाकी देवल, जयसिंह पार्टी सदस्य, किशोर पार्टी सदस्य और कामेश पार्टी सदस्य शामिल हैं। नक्सलियों की शिनाख्ती की भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, जिसमें से बताया जा रहा है कि CCM रैंक के कमलेश जैसे बड़े नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। साथ में उस इलाके की सर्चिंग भी जवान कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक जो जानकारी हम तक निकल के आ रही है, उसके मुताबिक यह जो नक्सलियों का वहां पर बड़ा जमावड़ा था, जिसके बाद जवानों ने एक सफल ऑपरेशन को लॉन्च किया। पिन पॉइंट लोकेशन पर इस हमले को करते हुए नक्सलियों का सफाया कर दिया है। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात कर लेंगे तो बीते 6 महीने में 200 से ज़्यादा नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया मुठभेड़ में, और यहीं 300 से ऊपर माओवादियों की गिरफ्तारी और सरेंडर भी हुई है। बस्तर संभाग के 7 जिलों में यानी कि नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था।
इस दौरान मौके से AK-47, SLR समेत अन्य हथियार भी बरामद हुए थे। नवंबर में ही कांकेर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए थे, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। NDTV के लिए दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर वर्णिका शर्मा नक्सल मामलों की जानकार हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे, और साथ ही साथ RK विज रिटायर्ड DG हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सलीम शेख हमारे सहयोगी, नीरज तिवारी कांकेर सहयोगी, तो पंकज सिंह भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सलीम, आपकी ओर आना चाहूंगी, और नक्सली गतिविधियों की किस तरह की गतिविधियां हैं, क्या कुछ फिलहाल के अपडेट्स हैं, ये जानना चाहूंगी। के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया है, बीते 8-10 महीने में 200 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया है, 300 से ज्यादा माओवादियों को सरेंडर करवाया, गिरफ्तारियां भी बड़ी संख्या में हुई हैं। यही कारण है कि माओवादी अब बस्तर में सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपने आप को महफूज समझते हैं और वहां शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीते कुछ सालों में जिस तरह से 54 से ज्यादा CRPF कैंप खोले गए हैं, उसके बाद माओवादियों की कमर टूटी है, उनका दायरा घटा है। जिन इलाकों को माओवादी सुरक्षित मानते थे, बटालियन का एरिया मानते थे, सुकमा और बीजापुर का जो सरहदी इलाका है, वो बटालियन का महफूज इलाका हुआ करता था, ट्रेनिंग कराई जाती थी, और उन इलाकों में सुरक्षा बलों को पहुंचने के लिए कई मशक्कत करनी पड़ती थी, कई रणनीतियां बनानी पड़ती थी। लेकिन आज उन इलाकों में पुलिस जवान आसानी से पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन इलाकों को आज माओवादियों से सुरक्षित करने में सफलता भी मिली है। आज इस जिस इलाके में आज मुठभेड़ हुआ है, वो छत्तीसगढ़ सीमा से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। एटू नगरम का इलाका है, चालपाका का जंगल है, और यहाँ महफूज मान रहे माओवादियों को तेलंगाना की ग्रे हाउंड्स ने घेरा और चारों तरफ से फायरिंग कर 7 माओवादियों को ढेर कर दिया। और इस जिन माओवादियों को मार गिराया गया है, उसमें से 6 तो छत्तीसगढ़ के हैं माओवादी हैं, बीजापुर के निवासी बताए जा रहे हैं। और बड़ी मात्रा में जहां जिस तरह से जो हथियार बरामद किए गए हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टॉप लीडर है माओवादियों के, अब वो सुरक्षित नहीं रहे। पुलिस अब पिन पॉइंट पर बड़े माओवादियों को टारगेट कर रही है, वैसे ही जैसे आज DVCM मेंबर, तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर और ACM मेंबर जैसे बड़े माओवादियों को मार गिराया गया है। और ये माओवादी कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए और माओवादी संगठन के लिए थिंक टैंकर के रूप में काम करते थे। बिल्कुल नीरज, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि कई ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने दिखाई, जब ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे तो आपने दिखाया कि किस तरह से लोगों में अब जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको लेकर भरोसा ज़्यादा जगा है, और माओवादियों का डर अब कम हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर जो माओवादी हैं, जब उनके टॉप लीडर्स अब खत्म हो रहे हैं, उनमें भी डर देखने को मिल रहा है। कहा आपने, जिस तरह से इलाकों में जवान घुस रहे हैं और लगातार जो मुठभेड़ें सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं जवान कहीं नहीं, वहां के जो ग्रामीण है उनका भी जवानों ने भरोसा जीता है, जिसके मद्देनजर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और भारी संख्या में जो माओवादी मारे जा रहे हैं वही परिणाम है। कई ऐसे इलाके थे जहां पर ग्रामीण असुविधाओं के महरूम हो जाते थे, सुविधा नहीं मिल पाती थी, विकास के कार्य नहीं हो पाते थे। उन इलाकों में जवानों ने जो है ग्रामीणों का भरोसा जीता है, चाहे वो लोन ओराटो अभियान के तहत हो या फिर जो अभी सरकार जो नियत निर्धार योजना चला रही हो उसकी बात करें, तो कई ऐसे अंदरूनी इलाके हैं जहां पर विकास नहीं होती थी। जवान वहां पर पहुंचे, वहां उन्होंने कैंप खोला, उन्होंने ग्रामीणों का मनोबल जीता, कई तरह के सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जवान वहां पर पहुंचते थे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे, तो ग्रामीण अपने आप को सुरक्षित मानते थे। उसी का नतीजा है कि लगातार उस इलाकों में जो है जो बड़ी घटना हो रही है उसमें बड़े बड़े इनपुट निकल कर सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं वो मारे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जब 29 माओवादी मारे गए थे कांकेर जिले में, उस वक्त एक छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी घटना थी। उस दौरान जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचे थे तो काफी अंदरूनी इलाका है, उस इलाके में कहते हैं कि कभी फोर्स घुसती नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले छोटे बेटिया कैंप है, छोटे बेटिया के उस पर कोई भी कैंप नहीं था, और उस इलाके में घुसना जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि माओवादियों का एक बड़ा घर था। उस इलाके में ग्रामीण ही पहले घुसने नहीं दिया करते थे, लेकिन जब उस इलाके में जवान घुसे और इतनी बड़ी मुठभेड़ हुई, बड़े बड़े माओवादी वहां पर मौजूद थे, 29 माओवादियों को उन्होंने मार गिराया, उसमें एक 25 लाख का इनामी माओवादी भी मारा गया था। बिल्कुल
तो वो जो इलाका था वो काफी सघन इलाका था। उस इलाके में ग्राउंड रिपोर्ट करते हमारे पसीने छूट गए थे, क्योंकि देखिए लगभग 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर के आसपास वो दायरा था, वहां पर घुसना बेहद कठिन था। ग्रामीणों ने जरूर मदद की होगी, क्योंकि हम उस इलाके में पहुंचे तो कुछ ग्रामीण हमसे बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन जवानों ने जो है ग्रामीणों का भरोसा जीता है। इसके कारण जो है उस इलाके में जवान पहुंचे, क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि जो जवान वहां के ग्रामीण हैं वो नक्सलियों से भयभीत रहा करते थे। उस इलाके के लोगों को उस इलाके के लोगों की मजबूरी हुआ करती थी कि वो नक्सलियों के लिए काम किया करते थे। लेकिन अब उस इलाके में फोर्स पहुंच रही है, तो उन्होंने निश्चित तौर पर वहां के जो जवान हैं उन्होंने निश्चित तौर पर ग्रामीणों का मनोबल जो है मजबूत किया है, उनका भरोसा कहीं ना जीता कहीं है। बदलाव तब हुआ है इतनी बड़ी और इनपुट ये निकल बदलाव रही है एक और सफलता सकारात्मकता मिली। की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पंकज, आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसा कि नीरज बताते हुए नजर आ रहे थे कि कई बार जब मुठभेड़ हुई है उस दौरान जब वो ग्राउंड जीरो में पहुंचते थे तो पसीने निकल जाते थे, क्योंकि कोई सहयोग नहीं मिलता था रिपोर्टिंग के दौरान। ऐसा जाहिर सी बात है आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन तब में और अब में कितना बदलाव देखने को मिलता है? देखिए, मैं बता दूं कि जो इस बार अब जो फोर्स जो काम कर रही है बिल्कुल तकनीक के साथ लैस होकर के नक्सली इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल कमेटी की जो इनपुट्स है, स्टेट की जो इनपुट है और जो ह्यूमन इनपुट है, तीनों इनपुट को मिला करके एक ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है और साथ में जो पास के जिले हैं उसको भी कोऑर्डिनेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अबूझमाड़ के इलाके में यदि दंतेवाड़ा के जवानों तक ये सूचना आती है कि यहाँ पर कुछ नक्सलियों की मौजूदगी है, तो इसके लिए वो नारायणपुर, पास का सुकमा का जिला और दंतेवाड़ा का जिला, चारों तरफ से फोर्स उसको कार्डन करती है उस जगह को और एक बड़े एरिया में नक्सलियों को घेरती है। तो नक्सलियों का जो मतलब सूचना तंत्र है उसको फैल करते हुए जवान रात के भी ऑपरेशन चलाते हैं और सबसे जो दुर्गम जो टास्क होता है, जो सबसे कठिन रास्ता होता है, उसको जवान चुनते हैं ताकि नक्सलियों के मुखबिर को इस बात की सूचना ना मिल पाए कि जवानों ने कोई ऑपरेशन चलाया है। इसलिए अब तक कहीं पर भी देखने को मिला है कि 6 महीने में किसी भी मुठभेड़ में जवानों को कोई भी कैजुअल्टी नहीं है। यानी कि जवान जो तकनीक के साथ में आपस में समन्वय बना करके पास के जिले में जो ऑपरेशन चला रहे हैं। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जब सरकार की मंशा नक्सलियों से सीधी लड़ाई की होती है तो सीधा उसका असर पड़ता है ग्राउंड में। देखने को मिल रहा है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और जब ये ऐलान हुआ है कि 2026 तक नक्सलवाद को खात्मा करना है, तो लगातार ऑपरेशन बढ़ाए जा रहे हैं और नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बड़े जो उनके लीडर हैं उनको टारगेट करके मतलब जवान उनको टारगेट करने में सफलता हासिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, आपके और आना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे अहम सवाल एक तो ये बनता है, जहां एक तरफ सुरक्षा कर्मियों का भरोसा बढ़ रहा है, ग्रामीणों के बीच माओवादी डर रहे हैं और नीतियों में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। टारगेट रखा गया है खात्मे का 2026 और उससे पहले सरकार की नीतियों के साथ साथ सुरक्षा बलों की नीतियों में भी बदलाव। जी, ये जो नई गवर्नमेंट आई, प्रत्येक जो भी गवर्नमेंट आती है उसका तो पेन पेपर पे बहुत अच्छा एक टारगेट होता है कि हमको नक्सल नीति ऐसी बनानी है जो सबसे ज्यादा गहन और गंभीर समस्या है उसका उन्मूलन किस प्रकार से किया जाए, और सब कागजी योजनाएं बहुत अच्छी बनती है आरंभ में, पर असली योजना तब सार्थक प्रतीत होती है जब उन्मूलन की ओर हम आगे अग्रसर होते हैं या कदम ले पाते हैं और ये दिखाई देता है कि जो वाकई नक्सली संघर्ष है उस पे किसी प्रकार का नियंत्रण होता दिखाई दे रहा है। अभी आपके संवाददाता के सारी बातों को मैं सुन रही थी और 100% सत्य होती है जब उस क्षेत्र में जाती हूँ और देखती हूँ कि वहां के जो युवा हैं, वाकई में जो ये योजनाएं चल रही हैं, नियत नीला नार, इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था वो बीजापुर से ही लॉन्च हुआ था। तो बीजापुर में जब इसका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इसके धीरे धीरे इसके विषय में अपना अच्छा गांव करके योजनाएं विस्तारित होने लगी, लोग जानने लगे। और उसके थोड़े से पहले पीछे लेके जाती हूँ, उस समय भी युवा चाहते थे कि हम क्यों विकास की बयार में पीछे छूट रहे हैं। वो बहुत शिद्दत से चाहते थे कि हम भी आगे बढ़े, हम क्यों अन्य राज्यों या अन्य जिलों की तुलना में, क्योंकि आज की डेट में ये मोबाइल प्रत्येक जगह में पहुंच गया है, तो उनको अपने आप में एक पिछड़ापन लगता था। बस वो ये चाहते थे कि हमको एक हाथ मिले जिसपे हम आगे बढ़ें। तो वो आज उनको मिल रहा है और कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी हो या काउंटर इंसर्जेंसी, दोनों का जो केंद्र होता है वो आम जनता होती है। आम जनता का जन समर्थन, जो पुलिस की कार्यवाही है जितनी जनोन्मुखी होगी उतनी ही अधिक हम सफलता ले पाएंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। बिल्कुल। और आम जनता का भरोसा जब जितना जितना बढ़ता है उतना ही ज्यादा देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा कर्मियों को भी सफलता मिल रही है जब जब मुठभेड़ होता है। आर के विज साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास
खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि माओवादियों के टॉप लीडर्स का खात्मा ये नई नीति अपनाई जा रही है, आखिर इसको कितना सफलतापूर्ण माना जाए सुरक्षा कर्मियों के लिए? देखिए, जो टॉप लीडर्स हैं वो तो पहले भी टारगेट में रहा करते थे। अभी विगत दिनों में जो बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं उसमें जो दंडकारण्य की स्पेशल जोनल कमेटी है उसके दो सदस्य अलग अलग दो दो एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। तो टारगेट में तो हमेशा रहे हैं। अभी अभी क्या हुआ है कि जो जो उनका एरिया है नक्सलियों का मूवमेंट का वो सीमित हो जा रहा है। चाहे कांकेर है, कोंडागांव है, रायनद गांव है, दरभा इलाका है, यहाँ पर कमजोर हो गए नक्सली। तो अभी उनका जो नक्सलियों का ज्यादा मूवमेंट है या अबूझमाड़ में रहता है या दक्षिण बस्तर में रहता है। तो अभी देखा होगा कि हमारे ज्यादा ऑपरेशन जो है इन इलाकों में ज्यादा हो रहे हैं। तो जो सफलता भी है इन इलाकों में मिल रही हैं। तो चाहे वो कंपनी के लोग थे या किसी डिवीजन के लोग थे, वो एनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं। दूसरा एक जो अंतर आया है कि हमारी जो लोकल फोर्सेस हैं जो उन लोग इलाकों को जानती हैं उनसे काफी लाभ होता है। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स है, जो जिलों उन्हीं जिलों के हमारे आदिवासी लोग हैं, जो युवा हैं, जो पुलिस में भर्ती हुए हैं, चाहे डीआरजी के रहे हों और ये चाहे वो बस्तर फाइटर की फोर्स रही हो, तो वो इलाकों से वाकिफ होने के कारण उनको इंटेलिजेंस मिलना, इलाकों को जानना, बोली को जानना, भाषा को जानना, इनसे काफी जो है लोकल लाभ हुए हैं। तो अंदर तक जाने की जो जो अभी जो लेटेस्ट जो मोमेंट पुलिस का होता है उसमें ज्यादा सफलता है। एक कारण ये भी है कि फॉरवर्ड बेसिस काफी पुलिस के लगे हैं। जो पहले ज्यादा किलोमीटर चलना पड़ता था पुलिस को और जहां फिर वापसी में जहां घटना होने की कोई चांसेस रहते थे, एम्बुश होने के चांसेस रहते थे, जहां जहां पुलिस आगे बढ़ गई है नक्सलियों का मूवमेंट सीमित हो गया है। तो उससे पुलिस को डबल लाभ मिलता है। एक तो कम डिस्टेंस चलना पड़ता है और दूसरा वापस लौटने पर अपनी प्लानिंग से अपने आप को सुरक्षित भी रखा जा सकता है। अभी कोई बात कर रहा था आपका संवाददाता कि टेक्निकल इनपुट्स भी रहते हैं, तो टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी हैं जिससे पुष्टि करके चलते हैं कि इस इलाके में कहीं ऑलरेडी माओवादी उपस्थिति उनकी है कि नहीं है, ताकि सावधानी बरती जा सके। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे जो सुरक्षा का संसाधन है, जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो जो सुदृढ़ हुआ है, जो स्ट्रेंथन हुआ है, उसका लाभ सीधा इन ऑपरेशंस में अभी मिल रहा है। बिल्कुल विज साहब, जैसे अब नीतियों को समझा जाए तो यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि नक्सली बटालियन को सिर्फ घेरने की नीति यहाँ पर सुरक्षा बल अपना रहे हैं। आखिर ये नीति कैसे काम कर रही है? देखिए, नक्सलियों की बटालियन 2009 से है। उसका मूवमेंट जो है, पहले एक बटालियन थी, फिर दूसरी बटालियन बनी मार्ग क्षेत्र में। दूसरी बटालियन को तोड़नी पड़ी क्योंकि उनके जो लीडरशिप थी वो कमजोर हो गई थी, लोग छोड़ के जा रहे थे। तो अभी एक ही बटालियन है और वो साउथ बस्तर इलाके में, अर्थात जो सुकमा और बीजापुर का दक्षिणी इलाका है, वहां पर वो मूवमेंट करती है। अभी पिछले दिनों में सुकमा में बहुत ज्यादा पोस्ट लगी तो उनका मूवमेंट आधी एरिया इलाके में हो गया है। अर्थात अभी जो माओवादी हैं वो डिफेंसिव मोड में है। वो चाहते हैं कि उनकी लीडरशिप बची रहे और उनको ज्यादा नुकसान ना हो। अभी वो डिफेंसिव मोड में दिखेंगे आपको। तो बटालियन को टारगेट करना निश्चित ही पुलिस के लिए ये जरूरत है अभी, ताकि उनका जो मिलिट्री फॉर्मेशन जो सबसे बड़ा अभी है, जो अबाउट 150 कार्डर्स जो उनके लगभग बटालियन में घूमते हैं, उनके साथ आसपास के और मिला लेते हैं तो वो ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि बटालियन को वो तोड़ के 2 इलाकों में चल रहे हैं, लेकिन सभी को मिला भी दे जाए तो उसको पुलिस की फोर्स ज्यादा होने से अब उनको टारगेट करना पुलिस के लिए भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान हो गया है, क्योंकि पुलिस के पास इतना बल है कि हम उनको टैकल कर सकते हैं आसानी से। तो बटालियन जो है वो अब इतना बड़ा टारगेट पुलिस के लिए नहीं बचा है। मुझे लगता है धीरे धीरे बटालियन उनकी कमजोर होने वाली है। बिल्कुल। वर्णिका जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि अब देखने को मिल रहा है काफी बदलाव आया है। पहले के समय में चुनाव के दौरान जब लोग पहुंचते थे अपना वोट कास्ट करने, उसके बाद जो नक्सलवादी उनकी गतिविधियां देखने को मिलती थी, पोस्टर, बैनर, अब ये सारी जो गतिविधियां हैं अभी भी हालांकि है लेकिन कम हो गई है। क्या ये माना जाए कि जिस तरह से सरकार की नीतियां, जिस तरह से सुरक्षा बलों की नीतियां फिलहाल में देखने को मिल रही है, नक्सलियों में डर इस कदर है कि वो कोई भी स्टेप लेने से पहले 50 बार सोच रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अभी जैसा कि सर बता रहे थे कि जो सरकार का एक्शन है और फिर नक्सली जो हैं वो अभी डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। तो हम नक्सली की गतिविधि देखते हैं कि वो डिफेंसिव मोड में आ रही है और सरकार, ये जो सरकार है ये 2 मोर्चों पे एक साथ पैरेलल काम कर रही है, क्योंकि वो केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं और कहते हैं 2026 तक के हम माओवाद का खात्मा यहाँ से कर देंगे।
तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके देखा जाए तो समानांतर दोनों दोनों रणनीतियां काम कर रही हैं, स्ट्रैटेजिक रूप से भी और टैक्टिकली भी, दोनों पे दोनों मोर्चों पे एक साथ काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि वहां पे ऐसी जनोन्मुखी योजनाएं काम हो रही हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे माओवादियों का खात्मा भी हो रहा है, तो आम जनता का एक तरफ मनोबल बढ़ रहा है, तो वहीं पे माओवादियों का मनोबल जो है वो निरंतर घट रहा है। और उनकी रणनीति में जो जिसके लिए वो माहिर हैं और सभी जानते हैं कि त्वरित गति से अपनी रणनीति में बदलाव लेके आते हैं। तो अभी उनकी रणनीति में कहीं ना कहीं ये है कि वो दो मतलब बैकफुट पे जा रहे हैं, और उनका ये समझ आने लगा है कि अब आम जनता जो है वो विकास चाह रही है। अब उसको वो सारी सुविधाएं जो बेसिक मतलब बेसिक एलिमेंट से जुड़ी हुई हैं, अब उसको चाहिए है। और वो दोनों मोर्चों पे, चूंकि सरकार की अभी जो नई नीति बनी है, नक्सल नीति या पुनर्वास नीति को लेके जो बातें चल रही हैं, उसमें सभी है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेके पहले ऐसा होता था कि वो सिर्फ फोर्स में ही आ सकते थे, अभी ऐसा है कि वो अपने पसंद के रोजगार की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। पहले ऐसा था कि उनको किसी भी जगह पे स्थापित कर दिया जाता था, अब वो अपनी पसंद की जगह जा सकते हैं। कौशल उन्नयन से लेकर के उनके जो रोजगार से संबंधित चीजें हैं, और उनके फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट को लेकर के बहुत सारी चीजों में उनको परिवर्तन देखने को मिल रहा है और एक उन्नतशीलता देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक इम्पैक्टफुल हो रही हैं उस क्षेत्र के लिए, और यही पॉजिटिव फैक्ट लेके आ रही है। बिल्कुल। विद साहब, यहाँ पर जैसे कि अब देख रहे हैं जो हाल का मामला है, जब मुठभेड़ हुई, सुरक्षा बलों ने कई कामयाबी हासिल की है, कई हथियार यहाँ पर बरामद किए गए हैं AK-47 से लेकर। तो प्रदेश स्तर में जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स काम कर रही है, मजबूती अपने आप को ला रही है, ग्रामीणों का भरोसा जीत रही है, तो वहीं बॉर्डर लेवल से माओवादियों को मदद मिलती है, वहाँ पर भी पुलिस फोर्स काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है। देखिए, वैसे जो आज जो घटना हुई है वो नॉर्थ तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो कार्डर्स हैं वो मारे गए हैं। वो दंडकारण्य से थोड़ा सा दूर का इलाका है। हालांकि जो नक्सली मारे गए हैं वो बीजापुर के, ज्यादातर बीजापुर के उसमें निवासी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो भर्ती जहां भी हो पा रही है, भर्ती कम हो गई है नक्सलियों की, लेकिन फिर भी जो भर्ती हो रही है वो साउथ बस्तर में हो रही है। अर्थात बस्तर से भर्ती करके चाहे वो तेलंगाना भेजें, चाहे उड़ीसा भेजें, या हमारे नॉर्थ के MMC जोन में भेजें, तो जो नक्सली दूसरे इलाकों में जा रहे हैं वो ज्यादातर इसी इलाके के हैं, क्योंकि भर्ती केवल इसी इलाके से हो रही है, अभी पूर्णतः बंद नहीं हुई है, कमजोर हो गई है। तो बॉर्डर में नक्सलियों की नीति यह है कि बॉर्डर के इलाके में उनकी समन्वय कमेटी रहती है, क्योंकि उनको आपस में जो जो जोन है, दंडकारण्य जोन है, तेलंगाना जोन से उनकी बात चलती रहे, इधर से आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर जोन है, इधर से उड़ीसा स्टेट कमेटी है, तो इन सभी जोन और कमेटी में समन्वय बना रहे उनका। इसलिए हर जोन में, डिवीजन में उनकी अपनी कमेटीज हैं। इसी प्रकार से उनको काउंटर करने के लिए अपने राज्य स्तर पर हमारी बैठकें होती हैं, दूसरे राज्यों के साथ होती हैं, तेलंगाना के साथ मिलजुल कर ऑपरेशन होते हैं, जहां उड़ीसा की जरूरत होती है उड़ीसा से होते हैं, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बात है तो जहां अगर उनकी कमेटी है तो हमारी और ऊंचे स्तर पर बैठकें होकर जो समन्वित एक्शन लिया जाता है, वो जमीनी स्तर पर उसका असर ये दिखता है, चाहे वो इंटेलिजेंस एक्सचेंज की बात हो या इवन कार्डर्स द्वारा पुलिस कर्मियों द्वारा मिलकर ऑपरेशन करने की बात हो। तो माओवादी भी अपनी समन्वय की समिति नीचे रखते हैं और पुलिस अधिकारी तो ऑफ कोर्स हायर लेवल पर इस चीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उसका असर निश्चित ही जमीन पर देखने को मिल रहा है। जी सलीम, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि अब काफ़ी बदलाव की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे में जब ग्राउंड लेवल पर आप पहुंचते हैं, लोग पहले खुल के बोलते नहीं थे, अपनी परेशानी नहीं बताते थे, अब कितना लोग बोलने के लिए सामने आते हैं, कैमरे के सामने के आने को वो तैयार भी होते हैं। जी, सुकमा का जो इलाका है वो बेहद नक्सल प्रभावित है, और कहीं ना कहीं माओवादियों ने इसे अपना वर्क प्लेस के रूप में इस्तेमाल किया है। जितने भी बड़ी घटनाएं आप देखेंगे, 76 जवान की घटना हो, चाहे बुरकापाल की घटना हो, यहाँ CRPF और जवानों ने शहादत दी है। और खास करके जब सड़क सुरक्षा पर जवान जो निकलते थे, उन्होंने अपनी शहादत दी है। तो बस्तर के जो नक्सल प्रभावित इलाकों में जहाँ सड़कें जो बनी है, कहीं ना कहीं मिट्टी निर्माण सामग्री के साथ शहादत जवानों के खून से भी
उन सड़कों का निर्माण हुआ है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से अब जो सड़कें जो बन रही हैं, जगरगुंडा जो इलाका है माओवादियों की राजधानी कही जाती थी, आज उस इलाके में सड़कें बन गई हैं, क्योंकि वो एक सेंट्रल इलाका है, बीजापुर को भी जोड़ता है और दंतेवाड़ा को और सुकमा को भी जोड़ता है, सेंट्रल इलाका है। और आज उन इलाकों में नियत नीलानार योजना के तहत अस्पताल बनाए जा रहे हैं, और खास करके तहसील कार्यालय वहां पहुंच गया है। तो जब हम उन इलाकों में पहुंचते तो ग्रामीण पहले भय दहशत के कारण भागते थे, दूरी बनाते थे। आज उन इलाकों में लोग पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। और जैसे जैसे पुलिस फोर्स अंदर पहुंच रही है, पहले नक्सलवाद जो समस्या थी कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स और पुलिस बिल्कुल। प्रशासन की मान लिया जाता था, लेकिन अब जिला प्रशासन भी उन इलाकों तक पहुंच रही है। बिल्कुल, पुलिस जिला प्रशासन के साथ पहुंच जिला रहा है, साथ प्रशासन ही साथ लोग भी मुखर होकर अपनी मांग रख रहे हैं। नीरज, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए बहुत संक्षेप में ही जवाब चाहूंगी। आखिर विकास कितना दूर तक पहुंच चुका है? जंगलों तक जब सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं तो लोगों तक कितना विकास? नीरज जी, फिर से पूछिएगा, आवाज नहीं आई। नीरज, बहुत ही संक्षेप में जवाब चाहिए आपका कि आखिर विकास कितना हद तक आगे पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, बहुत हद तक आगे पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई थी ना, 29 माओवादी मारे गए थे, उस इलाके में कभी सड़क नहीं पहुंचती थी, विकास नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब जब जवान वहां पर पहुंचने लगे, जब वो इलाका नक्सलवाद से मुक्त होने लगा, तो उसी इलाके में जो है अब सड़क बनने लगी है। आपको बता दूं कि कोयली बेड़ा का जो इलाका है, वह बुझमाड़ से जुड़ा हुआ इलाका है, नारायणपुर से जुड़ा हुआ इलाका है। उस इलाके में सड़क नहीं बनती थी, नक्सली हमेशा बाधा बनते थे। लेकिन अब उस इलाके में महाराष्ट्र को जोड़ने के लिए बहुत ही शानदार सड़क बन चुकी है। बहुत ही अब लोग जो है शानदार यहाँ पर विकास को सड़क देखते हुए बनी उस है, और इलाके से सड़क फर्राटे बनने के बनकर साथ अपनी ही साथ वाहनें लोगों गुजार में रहे हैं। सुरक्षा बलों को इलाके- लेकर भरोसा भी बढ़ा है। पंकज, आखिरी सवाल आपसे और बहुत ही छोटा आंसर। आखिर विकास पहुंचा है, लोगों में भरोसा हुआ है, 26 का जो टारगेट है, क्या लगता है वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, जिस तेजी से काम हो रहा है 26 का टारगेट पूरा होगा, क्योंकि सड़क और सुरक्षा जहां जहां पहुंच रही है वहां वहां नक्सलवाद पीछे की ओर जा रहा है। जहां जहां जवान पहुंच रहे हैं और वहां पर बिल्कुल। जवानों ने भरोसा जीता है ग्रामीणों का, और इसी भरोसे के साथ ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से फोर्स काम कर रही है, बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही 26 भरोसा तक सरकार पर है, यही जी। भरोसा सुरक्षा बलों पर है, और यही भरोसा ग्रामीण भी का भी है कि वो इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, सभी सहयोगियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।